बताता हूं सबको, जरा ध्यान से सुनना। 1988 में गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला जिसका नाम रखा बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। उससे पहले एक सेक्शन 280I1A होता था इनकम टैक्स की, आप बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, किसी और के नाम पर होल्ड कर सकते हैं। और भी कई सेक्शन होते थे। कोर्ट ने भी ये डिसाइड किया था अगर कंसिडरेशन आपने दिया है तो बेनामी के नाम पे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो पैसा आपका है तो आप ही को माना जाएगा। लेकिन 88 में लॉ बना दिया गया क्योंकि लोग इसका मिस यूज कर रहे थे, किसी का पैसा कहाँ लगा जा रहे थे, करप्शन का पैसा भी और लोग कर रहे थे। लेकिन देखिए 88 में लॉ बना, 28 साल तक इस लॉ का कोई रूल्स फ्रेम नहीं हुए, रूल बनाए और कोई अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई नहीं। तो ये लॉ पेपर पे था, लॉ तो था, कभी इंप्लीमेंट हो सकता ही नहीं था जब उस लॉ के रूल्स ना हो या उस लॉ का कोई अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट ही ना हो। सो इट वाज ऑन पेपर, इंटेंशन नहीं होगी। 2011 को यूपीए गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा कि देखिए 88 का लॉ है, रूल्स बने नहीं है, अथॉरिटी नहीं बनी, इस लॉ को स्क्रैप कर देते हैं और एक नया लॉ ले आते हैं, इसके बदले इसको स्क्रैप कर देते हैं। तो तब पार्लियामेंट में ये पूछा गया व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टीज विच वर अक्वायर्ड बिटवीन 88 एंड 2011। तो वो प्रॉपर्टी तो फिर बेनामी रहेगी क्योंकि 88 के बाद जो आपने लिया, लॉ तो बनाया, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी तो बेनामी है, उसका क्या होगा? वो तो फिर बेनामी रहेगी नहीं, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर यूपीए गवर्नमेंट ने शांति कर दी। 2014 में ये गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने कहा कि हम बेनामी लॉ लाएंगे। जब लाए तो इन्होंने क्या किया, ये रेफर हो गया सेलेक्ट कमेटी को, जो स्टैंडिंग कमेटी को, उन्होंने सजेशन दी और ये लॉ आया। तो अब गवर्नमेंट ने सोच लीजिए डीमोनेटाइजेशन से पहले इस लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया है। इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि इसमें जो अमेंडमेंट, लॉ बदला नहीं, लॉ इज नॉट चेंज, लॉ में अमेंडमेंट डाली है, लॉ वही है, अमेंडमेंट डालकर इन्होंने लॉ डाल दिया है which has been made applicable from 1st of November 2016 और डीमोनेटाइजेशन 8 तारीख को हुआ। गवर्नमेंट की बड़ी प्लान आउट करके मोदी जी ने ये लॉ निकाला है, सोचकर कि हम डीमोनेटाइजेशन करने जा रहे हैं। उससे पहले ऐसा लॉ जरूर होना चाहिए जिसका हम यूटिलाइज कर सके। पहले भी लॉ निकाला ब्लैक मनी का, फॉरेन पैसेज का, आपको इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के बारे में भी निकाला। अब उन्होंने कहा कि ये लोग मानते नहीं, स्कीमें फेल कर रहे हैं, तो लाइए हम एक लॉ बना देते। अब क्या बनाया, ओल्ड लॉ के साथ अमेंडमेंट डाली गई। पहले ओल्ड लॉ में सिर्फ 9 सेक्शंस थे, 9। 63 new sections have been inserted in the new law. Now there are 72 sections in this law और 10 रूल्स बना दिए और साथ में अथॉरिटीज कंस्टिट्यूट कर दी और लॉ इंप्लीमेंट कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम, ये नहीं है 1 नवंबर, पुरानी डेट से हुए 1988 मई से, लेकिन जो नए प्रोविजन आए वो 1 नवंबर से लगेंगे, पुराने प्रोविजन भी लगेंगे। तो ये सोच के मत चलना कि ये 1 नवंबर के बाद वाली प्रॉपर्टी बेनामी होगी, 1 नवंबर से पहली वाली प्रॉपर्टी भी बेनामी है, ये पहले सोच के चलना। हर एक्ट में सेक्शन 1 होता है जिसका नाम होता है शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। सबसे बड़ी बात तो ये है इस एक्ट का नाम ही बदल दिया, लिखता है This act may be called Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988। पहले नाम था बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। प्रोहिबिशन को बिगिनिंग में ले, बेनामी प्रोहिबिशन ऑफ
बेनामी, पहले बेनामी ट्रांजैक्शन था, उसके बीच में वर्ड डाल दिया प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। सबको पता है जम्मू कश्मीर में तभी लगता है कि वहां की असेंबली कौन पास करे, नहीं तो स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का, वहां नहीं लगेगा। इवन सर्विस टैक्स जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता था, आपको पता है। इवन जीएसटी भी शुरू में जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगा, जब जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने पास किया तो जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में लगा, नहीं तो नहीं लगता। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। 3. Amendments are applicable with effect from 1/11/2016, बाकी तो पुराना लॉ है। क्लियर हो गया? आइए, ये सेक्शन 1 है। जिसका भी लॉ पढ़ो उसका सेक्शन 2 डेफिनेशन होता है। कोई सा भी लॉ पढ़ लो, इनकम टैक्स का पढ़ो, कोई भी डेफिनेशन होता है, हम बाद में करेंगे। सेक्शन 3(1) की डेफिनेशन पढ़ने जा रहा हूं जो पहले भी थी। सुनिए क्या लिख रहा है, एक लाइन है, नो पर्सन शैल एंटर इनटू एनी बेनामी ट्रांजैक्शन। इतना ही सेक्शन है। नो पर्सन, सबसेक्शन 1 कहता है नो पर्सन शैल एंटर इनटू एनी बेनामी ट्रांजैक्शन। मुझे बताना पड़ेगा पर्सन का क्या मीनिंग है, मुझे बताना पड़ेगा बेनामी ट्रांजैक्शन का क्या मीनिंग है। सर ये साथ साथ पूछते रहना, अगर कोई भी चीज समझ में ना आई बाद में नहीं समझ में आएगा। ये सुनिए, पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 24। पहले डेफिनेशन है इनकम टैक्स में भी पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। वो लिखता है पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। ये 7 डेफिनेशन है पर्सन की इनकम टैक्स में। उसमें से एक आदमी ऐसा है लोकल अथॉरिटी, वो तो बेनामी ट्रांजैक्शन कर नहीं सकती, इसलिए उन्होंने वो हटा दिया और बाकी सारे के सारे पर्सन की डेफिनेशन में डाल दिए बेनामी एक्ट में। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not, a last category, any other artificial but judicial person. ये 6 आदमी बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। सवाल आया बेनामी ट्रांजैक्शन होती क्या है, बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है। सेक्शन 2 क्लॉज 8 में बेनामी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है। बड़े सिंपल वे से बताऊंगा। कहता है बेनामी प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। इतना ही लिखा है, एंड इंक्लूड्स द प्रोसीड्स देयर ऑफ। कभी आप उसको बेच चुके हैं तो जो उसका पैसा है वो भी बेनामी माना जाएगा। बेनामी प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस and includes the proceeds of that property. Proceed means अगर आपने बेचा तो वो भी बेनामी माना जाएगा, जो पैसा उससे आया। अब मुझे बताना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, और फिर बताना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। एक एक वर्ड सुनने वाला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी डेफिनेशन दी। पहले डेफिनेशन उल्टी थी, प्रॉपर्टी मीन्स एनी एसेट whether movable or immovable, tangible or intangible। भाई 3 डेफिनेशन। अब डेफिनेशन को बढ़ा दिया है। जरा सुनना कितनी मुश्किल डेफिनेशन है। बेनामी प्रॉपर्टी मीन्स एनी एसेट whether movable or immovable, tangible or intangible, corporeal or incorporeal, and includes any right, any interest, any instrument evidencing the title to or interest in that property, and if that property is capable of conversion into any other form, the property in that form also, and includes the proceeds of that property. कितनी बड़ी चीज है, मैं दोबारा बताता हूँ। प्रॉपर्टी मीन्स एनी एसेट
मूवेबल भी आएगी। ये मत समझना कि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेनामी होती है। मूवेबल, इमूवेबल, टेंजेबल, इंटेंजेबल, सब समझते टेंजेबल, कॉर्पोरियल और नॉन कॉर्पोरियल एक ही चीज होती है। कॉर्पोरियल भी टेंजेबल बोली जाती है और इनकॉर्पोरियल इंटेंजेबल बोली। मैं बताता हूं, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और टेंजेबल प्रॉपर्टी है मैं राइट, उसको कॉर्पोरियल कहेंगे, कॉर्पोरियल। लेकिन जो उससे रेंट आता है उस प्रॉपर्टी से, वो क्या बन जाएगी? इनकॉर्पोरियल। रेंट इनकॉर्पोरियल हो गया और एसेट कॉर्पोरियल। क्लियर हुआ? कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, मतलब रेंट भी है तो बेनामी हो सकता है, रेंट। एंड इंक्लूड्स एनी राइट, एनी इंटरेस्ट, any instrument, any legal document evidencing the title to or interest in that property. Any legal document, any interest, any instrument. And if the property is capable of conversion into any other form, the property in that form also. And includes the proceeds of that. तो दुनिया में कोई भी चीज सोच लो वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ गए, वेदर ऑन द अर्थ और बिलो द अर्थ, सारी की सारी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। समझ आ गया सर? कोई पूछना है? आइए बेनामी ट्रांजैक्शन में चले, क्या डेफिनेशन है यही सुनने वाली है, इसी से समझ में आएगा। बेनामी ट्रांजैक्शन की 4 क्लॉज दी है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी। अब मैं पहले ए में जाऊंगा, बी काफी देर बाद आएगी। क्लॉज ए, बेनामी ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन वेयर द प्रॉपर्टी इज हेल्ड और ट्रांसफर टू ए पर्सन, इज हेल्ड और ट्रांसफर टू ए पर्सन एंड द कंसिडरेशन द सेम इज प्रोवाइडेड बाय सम अदर पर्सन। क्या करा? अभी कंप्लीट नहीं हुई डेफिनेशन। Benami transaction means any transaction or an arrangement, any transaction or an arrangement where the property is held or transferred to a person and the consideration of the same is provided by another person and it is for the immediate or future benefit, whether direct or indirect, of the person who has provided that consideration। आपने वो प्रॉपर्टी किसी के नाम ली है या उसके नाम पर होल्ड कर रहे हैं, उसका कंसिडरेशन किसने दिया? आपने दिया है। एंड इट इज फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऑफ द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड दैट कंसिडरेशन। लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद रखी है फार्मर्स की, फार्मर्स की। कई जगह पर फार्मर्स की प्रॉपर्टी आप खरीद नहीं सकते, एग्रीकल्चरल लैंड खरीद नहीं सकते, अलाउड नहीं है। उन्होंने फार्मर्स से पैसे दे रखे हैं, सब काम कर रखा है, कागज ले रखे हैं, पावर ऑफ अटर्नी, बिल वगैरह सब, पोजेशन भी ले रखा है, लेकिन नाम अभी भी वो फार्मर के। ये बेनामी प्रॉपर्टी है, ये बेनामी प्रॉपर्टी है। इसको वो आपकी क्या होगा उसके बारे में, ये बेनामी ट्रांजैक्शन। प्रॉपर्टी हेल्ड इन समबडी एल्स ने। उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, वहां का स्टेट सब्जेक्ट है। कुछ लिमिटेड क्वांटिटी साइज की खरीद सकते, उसके ऊपर जा नहीं सकते। लेकिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद रखी है वहां के स्टेट सब्जेक्ट के नाम पर, और पैसे किसे दे रखे? इन्होंने दे रखे। ये बेनामी ट्रांजैक्शन। लोगों ने मर्सिडीज कार खरीद रखी है बोगस नेम पे या किसी के नाम पर। यूज कौन कर रहा है? वो कर रहा है, लेकिन नाम किसी और के। लोगों ने बिजनेस चला रखे हैं, कई बिजनेस आपने देखे, वो माइनिंग की ऑक्शन हुई तो एक चपरास जो उसका चपरासी था उसको निकाल कर नौकरी देकर उसके बाद उसके नाम पर ऑक्शन करवा ली, उसके नाम पे करा लिया, और पैसे कैसे दे दिए? घुमा फिराकर पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए। ये सब बेनामी है, ये बेनामी ट्रांजैक्शन है।
You are holding the property. Property does not mean immovable, movable or immovable in somebody else's name. जिसके नाम पर प्रॉपर्टी रखी वो बेनामीदार है और जिसने पैसे दिए वो बेनिफिशियरी है। बेनामीदार वो है, बेनिफिशियरी जिसने कंसिडरेशन प्रोवाइड करी और जिसके बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी है। अब ध्यान से सुनना, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप प्रॉपर्टी दूसरे के नाम नहीं ले। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसकी प्रॉपर्टी आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पे नहीं लेते, नॉर्मली कर्ता या मेंबर के नाम पर लेते हैं। लेकिन कंसिडरेशन कौन दे रहा है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लॉ ने कह दिया प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ ए कर्ता or any member of the HUF, provided the consideration has been paid by the Hindu undivided family from its known sources. Known sources. इनकम ही बोला सोर्स, क्योंकि हो सकता है वो इनकम ना हो, गिफ्ट में आई हो, क्या हो। नोन सोर्स से है और नाम आपने कर्ता के लिए है और या मेंबर के लिए तो ये बेनामी नहीं। हालांकि आप ले रहे हैं कर्ता का नाम, पैसे कौन दे रहा है? HUF, और पैसे बेनिफिट किसके लिए? HUF के बेनिफिट के लिए, लेकिन ये बेनामी नहीं मानी जाएगी। प्रॉपर्टी हेल्ड इन फाइड्यूशियरी कैपेसिटी, एक ट्रस्ट है, कई बार प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम नहीं ली जाती, ट्रस्टी के नाम ली जाती है, लेकिन वो फाइड्यूशियरी कैपेसिटी है, वो बेनामी नहीं मानी जाएगी। एक पार्टनरशिप फर्म है, आप प्रॉपर्टी लेते हो, फर्म के नाम नहीं लेते, पार्टनर के नाम लेते हो, ये बेनामी नहीं है। पार्टनर इज होल्डिंग फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। एक कंपनी है, आपने प्रॉपर्टी डायरेक्टर के नाम ली, डायरेक्ट पैसे किसने दिए? कंपनी ने, ये बेनामी नहीं है, ये फिड्यूशियरी कैपेसिटी में आपने रखी है। एक एग्जीक्यूटर है, किसी बिल लिख दी और उसकी डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी किसके हाथ में आ जाती है? जो बिल को एग्जीक्यूट करेगा। क्या प्रॉपर्टी उसकी है ना? वो तो अल्टीमेटली देनी है उसने, लेकिन वो होल्ड कर रहा है इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी। एक ये डीमैट है, आपने डिपॉजिटरी में शेयर रखे हुए, होल्ड कौन कर रहा है? डिपॉजिटरी। तो क्या ये बेनामी है? होल्ड बाय द डिपॉजिटरी ऑन योर कंसिडरेशन आपने दिया है, लेकिन ये बेनामी नहीं है क्योंकि ये फिड्यूशियरी कैपेसिटी में पड़ी है उसके पास में। क्लियर हो गया ये बात? ये बेनामी नहीं होगी, ये बात बता दी गई। तीसरी एक्सेप्शन देखिए, ये 2016 से पहले आप प्रॉपर्टी अगर अपनी वाइफ के नाम लेते थे, प्लीज नोट द वर्ड वाइफ, या अनमैरिड डॉटर के नाम लेते थे तो वो बेनामी नहीं मानी जाती थी। ओनली वाइफ एंड अनमैरिड डॉटर। बेटे के नाम भी लेते तो बेनामी थी, अनमैरिड डॉटर। लेकिन रुकिए, 16 से बदल दिया है। प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ स्पाउस। स्पाउस समझिए, क्योंकि पहले ये सोचते थे कि लेडीज तो कमाती नहीं है, हस्बैंड ही कमाते हैं तो वाइफ के नाम नहीं। अब लेडीज ज्यादा कमाती है, कई बार हस्बैंड कम कमाते हैं, इसलिए लिख दिया प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ स्पाउस और एनी चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल। प्लीज नोट द वर्ड child of the individual, any child of the individual, provided the consideration has been given by the individual from his known source. अगर आपने प्रॉपर्टी अपनी स्पाउस के नाम ली है या अपने बच्चे के नाम ली है और पैसा आपने दिया है, वो बेनामी नहीं मानी जाएगी। पहले मानी जाती थी, अब नहीं मानी जाएगी। स्पाउस और एनी चाइल्ड। अब चाइल्ड का मतलब क्या है? सन, डॉटर, मेजर, माइनर। मेजर माइनर भी है, कोई कहता है सिर्फ माइनर होता है चाइल्ड, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लिखना चाहिए माइनर। मेजर, माइनर, मैरिड, अनमैरिड, नेचुरल, अडॉप्टेड। नेचुरल क्या हो सकता है? अडॉप्टेड तो क्या दस्ता लीगल? एक और बताऊं, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट। बच्चा कभी इलेजिटिमेट नहीं होता, रिलेशन टू द पेरेंट्स इलेजिटिमेट होती है।
बच्चा तो पेरेंट्स का है, लेकिन रिलेशनशिप इलेजिबल होते हैं। और हमारी कंट्री में तो रिवाज है, यहाँ बच्चे नर्सिंग होम में पैदा होते हैं और बाप कोर्ट में पैदा होता है। समझ में आया? कुछ समझ में आया? कोर्ट ने प्रूव किया कि ये इसका बाप है। तिवाड़ी साहब, समझ में आया? क्या बाप का प्यार जाग गया था उस बेटे को कि नहीं? अगर वो प्रूव हो जाए कि वो उसका बेटा है, चाहे वो इलेजिटिमेट है, तो पैसा किसको मिलेगा? उस बेटे को मिलेगा। इतना प्यार नहीं जागा बेटे को, लेकिन बेटे को इलेजिटिमेट करने के लिए उसने कोर्ट में डाला कि ये मेरा बाप है। तो बाप आजकल कोर्ट में पैदा होते हैं और बच्चे नर्सिंग होम में पैदा होते हैं। ये जमाना आ गया है, मैं क्या करूं? तो ये जमाना है, उल्टा जमाना है। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये भी बेनामी नहीं माना जाएगा, चाइल्ड कोई भी हो। अब सवाल ये आया, हम लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर अपने नाम भी प्रॉपर्टी नहीं लेता, अपनी स्पाउस के नाम पे भी नहीं लेता और अपने बच्चे के नाम पे भी नहीं लेता, क्योंकि अगर लेगा तो उसको वहां पर इन्फॉर्म करना पड़ता है। कभी नहीं लेता, नहीं लेगा वो। अगर गलत काम की, पैसा अपना है तो फिर तो बात ही, अपने तो खाया नहीं जाता था, प्रॉपर्टी कहां से ले लेगा? इतनी सारा खाई नहीं, लेकिन लेता है तो वो नहीं बचेगा। रुकिए, प्रॉपर्टी है इन द नेम ऑफ ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। खुश होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है। ये बेनामी है, ये बेनामी है, unless you are the joint owner in that property। ये बेनामी है। शादी से पहले बच्चे माँ बाप के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं। शादी से पहले कहा मैंने, शादी के बाद तो लेने नहीं देगी वो, माँ बाप के नाम पे शादी से पहले खरीदते हैं, ये दिखाने के लिए, देख मैंने कमाया है तेरे नाम। वो बेनामी है। हम अपने माँ बाप के अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं, एफडीआर का, एफडीआर बनाते हैं ना, बना दिया क्योंकि टैक्स बच जाएगा। उनकी इनकम नहीं है, हमारी इनकम है, तो वो बेनामी है। माँ के नाम पैसा जमा कराना, फादर के नाम पैसा जमा कराना, दादे के नाम पैसा जमा कराना, चाचे के नाम, भाई के नाम कराना, सिस्टर के नाम कराना, ये सब का सब बेनामी है, जब तक कि आपका ज्वाइंट नेम उसमें ना हो। और कोई ज्वाइंट नेम रखता नहीं, ये सब बेनामी, ये सब बेनामी। क्योंकि ज्वाइंट नेम अगर गवर्नमेंट ऑफिसर रखेगा तो उसको वहां पर बताना पड़ेगा, वो ज्वाइंट नेम भी रखता है। और प्रॉपर्टी खरीदता है भाई के नाम, वाइफ उसके नाम, बहन के नाम पर, पेरेंट्स के नाम पर, ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर, सबका सब बेईमानी है, जब तक उसका नाम उसमें ना हो। बेनामी है सर। सब सोच रहे मर गए, हमने तो खरीदा हुआ ऐसे, सब सोच रहे मैं बचा के मर गया। थोड़ा इंतजार कीजिए, आप बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये दिखा दें कि मैंने अपने फादर को या मदर को गिफ्ट दी थी या भाई को गिफ्ट दी थी, तो फिर बेनिफिट कहां से हो गया? गिफ्ट तो इररिवोकेबल होती है, आप उसके बेनिफिशियरी रहते ही नहीं है। गिफ्ट दी थी, लेकिन याद रखना, मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट पीस ऑफ पेपर में होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट तो हो ही नहीं सकती जब तक कि आप उसको रजिस्टर नहीं कराते। ये भी ध्यान रखना। लेकिन रुकिए, हम तो ये भी कह देंगे कि 6 साल से पुरानी है तो कोई पूछेगा नहीं, अगर फिर भी है तो आप कहेंगे हमने चेक गिफ्ट में दिया था, उसको इंडोर्स करके उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली है। और आप ऑर्डर चेक तो दे सकते हैं ना, और उसको इंडोर्स करके प्रॉपर्टी खरीद ली है, इसलिए हमारी ये बेनामी नहीं है, हमने तो गिफ्ट दे दिया था उस वक्त। बैकडेट का एंट्री करने गिफ्ट में क्या है? चेक दिया ना, मूवेबल। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर तो गिफ्ट भी नहीं दे सकता। अगर गिफ्ट देगा तो उसको इन्फॉर्म करना। मर गए सारे गवर्नमेंट ऑफिसर, ये मैं आपको बता दूं। किसी और के नाम प्रॉपर्टी लेना, भाई के नाम, बहन के नाम, माँ के नाम, फादर के नाम, ग्रैंड पेरेंट्स के नाम, ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम, सबकी सब बेनामी है।
और आपसे भी कह रहा हूं, आगे से पैसे मत देना, अल्लाह की गिफ्ट ना हो, उनके अकाउंट में जमा मत कराना, उनके नाम पे प्रॉपर्टी मत खरीदना, नहीं तो ये बेनामी मानी जाएगी। बेनामी है ये सब। देने हैं तो गिफ्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे खरीदने हैं तो अपना नाम जरूर साथ में होना चाहिए। वो तभी होगा ना जब वाइट का पैसा होगा, अदरवाइज तो बोगस है, तो बेनामी। So please do not buy any property in the name of your brother, in the name of your sister, in the name of your lineal ascendant, in the name of your lineal descendant, except children. बद बात करना, अदरवाइज ये बेनामी मानी जाएगी। ये क्लियर हो गया। बहुतों ने प्रॉपर्टी ऐसे खरीद रखी है, प्लान कर लीजिए, गिफ्ट बैक डेट पे अगर दिखा देंगे तो हम तो बच जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। अभी जो 3800 करोड़ रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी निकली है, उसमें 70% गवर्नमेंट ऑफिसर की है जो पकड़े गए, अभी तो और भी पकड़े जा रहे हैं। तो ये बेनामी लॉ है। अभी तक इसमें वो नहीं आया डिमोनेटाइजेशन वाला, अब जरा सुनिए। क्लियर हो गया? पहला ए क्लियर। हाँ, नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं बोला मैंने, नॉन सोर्स बोला है। सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स में फर्क होता है। इनकम होती है मैंने कमाया, सोर्स ये भी हो सकता है मुझे फादर ने गिफ्ट दिया था, या मुझे इनहेरिटेंस में मिला था, या मुझे कहीं से भी मिला, वो सोर्स है, इनकम नहीं है। तो आपके पास अगर नॉन सोर्स है, उसके नॉन सोर्स से आपने अपनी वाइफ के नाम खरीदा है, अपने बच्चों के नाम खरीदा है, तो बेनामी नहीं। अगर आपने गिफ्ट दिया है तो वैसे ही बेनामी नहीं, लेकिन गिफ्ट भी तो जेन्युइन होनी चाहिए। हमारी कंट्री में गिफ्ट दी थोड़ी जाती है, गिफ्ट ली जाती है। गिफ्ट देता कौन है? मैंने तो आज तक किसी को गिफ्ट देते देखा ही नहीं। ली जाती है, देता कौन है? एक ही अनफॉर्चुनेट प्राणी है हमारी कंट्री में जो गिफ्ट देता है, और वो है बेटी का बाप, अदरवाइज तो गिफ्ट देता ही कोई नहीं। लेकिन यहाँ तो रामलाल सुलेमान को गिफ्ट दे रहा है, कितना नेशनल इंटीग्रेशन। माँ बी कृष्ण कुमार को गिफ्ट देती है, देती थी, अब तो लग गया ना उसके ऊपर। प्लीज, गिफ्ट अगर है तो बेनामी नहीं है। अगर गिफ्ट टैक्सेबल है तो टैक्स दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। लेकिन अगर गिफ्ट नहीं है तो आप किसी के नाम पे भी खरीदेंगे तो बेनामी मानी जाएगा। चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, सिर्फ बीवी और बच्चे छोड़कर, और वो भी नॉन सोर्स हो, वो भी नॉन सोर्स। ये तो सब बेनामी, ये सब के सब बेनामी है। आइए क्लॉज बी। Benami property is a transaction arrangement in respect of a property where the benamidar is fictitious. ऐसे ही रामलाल श्यामलाल के नाम रखा हुआ है कुछ नहीं, बोगस नाम से है। वो बेनामीदार क्या है? फिक्टिशियस है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। रामलाल के नाम, श्यामलाल के नाम, किसी के भी नाम पे डाल दिया, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो बेनामी ट्रांजेक्शन जो आपने करी, वो बेनामी ट्रांजेक्शन। तीसरा, बेनामी ट्रांजेक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी मीन्स एनी transaction means any transaction or arrangement where the owner of the property says, I am not aware, it is not in my knowledge that I am the owner of that property. क्या है? लोगों ने मेड सर्वेंट्स के नाम पर, एम्प्लॉयज के नाम पर, ड्राइवर्स के नाम पर पैसे जमा कराए हैं, अकाउंट में जमा करा दिए। जो उसका ओनर है, जिसके अकाउंट में जमा कराए, वो कहते मेरी नॉलेज में ही नहीं, इट इज नॉट इन माई नॉलेज, आई एम नॉट अवेयर दैट ये मेरे अकाउंट में ये पैसे जमा हुए, मुझे बताया ही नहीं किसी ने। मेरे मालिक ने चेकबुक भी अपने पास रखी हुई है, सब कुछ पासबुक भी अपने रखी हुई है, हो सकता है मेरे से साइन करा ली हूं, मुझे तो आइडिया नहीं है, और मेरे अकाउंट में जमा करा दी। ये बेनामी है, ये बेनामी ट्रांजेक्शन। हम तो पुराने जमाने से कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, मैंने चेक देना था, इशू करना था वाइफ के अकाउंट का, मैंने वाइफ को कहा साइन कर दो, उसने साइन कर दिए, वो डिसऑनर हो गया। वापस आया, मैंने साइन कर दिया वाइफ के, तो वो ऑनर हो गया। समझ आया?
हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, हम तो बीवी को बताते भी नहीं थे। रखे हुए हैं, उनकी नॉलेज में नहीं है। हम ही साइन करें तो पास होता है, वो साइन करे तो डिसऑनर होता है। तो ये बेनामी है सर, ये बेनामी ट्रांजैक्शन है। द ओनर से आई एम नॉट अवेयर, इट इज नॉट इन माई नॉलेज दैट आई एम द ओनर। सर सर्च होता है घरों में, बीवी को बुलाया जाता है, आज बैठे क्या ही नहीं है, अच्छा ठीक किधर बच्चे ये, उसे पूछा जाता है आप कहाँ पार्टनर है, तो मैं पार्टनर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कब है मैं पार्टनर। हाँ आप कहाँ का डायरेक्टर है, मैं डायरेक्टर हूँ। वो क्या होता है, कितनी सैलरी ले रहे हैं, मुझे सैलरी देते हैं, मैं तो आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया, ये सैलरी कहाँ से आ गई। समझ रहे हैं क्या है ये। सर्च के केसेस में इस तरह की इंटेरोगेशन होती है कि बीवी से पूछा जाता है, वहां के घर वालों को पूछा जाता है, बताइए आपके अकाउंट में क्या है, कितनी सैलरी मिल रही है, क्या क्या है, और उसको पता ही कुछ नहीं। तो ये क्या है, बेनामी नहीं है, ये सब बेनामी ट्रांजेक्शन है, ये सब की सब बेनामी है। ये तीसरे में आया, द ओनर सेज आई एम नॉट अवेयर, इट इज नॉट इन माई नॉलेज दैट आई एम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और या वो एसेट, तो ये बेनामी माना जाएगा। अब देखिए लोगों ने कईयों के अकाउंट में पैसे जमा कराए, जनधन में कराए हैं और कई लोगों के अकाउंट में जमा करा दिए, कई इनऑपरेटिव अकाउंट भी खोल दिए। ये सब के सब बेनामी पकड़े जाएंगे तो ये बेनामी लॉ लगेगा, ना कि इनकम टैक्स एक्ट। अभी तो पता लगेगा जब स्क्रूटनी होगी और पूछा जाएगा ये कहां से पैसे आए, ये बेनामी का। चौथा देखिए, बेनामी ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट वेयर द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन इज फिक्टिशियस। लोगों के अकाउंट, एक लेडी आई टीवी पर डीमोनेटाइजेशन के समय में पासबुक लेके घूम रही है, मेरे अकाउंट में किसी ने 1 करोड़ रुपया जमा करा दिया, फीमेल कांस्टेबल थी, 1 करोड़ रुपया जमा करा दिया, बड़ी शरीफ हो गई, क्योंकि वहां लिखा है द पर्सन हु हैज डिपॉजिटेड और प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल। नहीं तो उससे पूछते बता ये कहां से आया, या तो बता, नहीं तो तेरा है। बात समझ रहे हैं, इसलिए उसने हाथ जोड़ के कहा मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में किसने जमा करा दिए, ये रहे सर, मैं इन्फॉर्म कर रही हूं। कम से कम जेल तो नहीं जाएगी बेनामी का। ये लॉ आया है सर कि अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसा पैसा जमा हुआ था तो आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, अगर आपको नहीं पता कि किसने जमा कराया, नहीं तो क्या माना जाएगा। ये चौथी है। तो हर आदमी डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जिसने ये गलत पैसा जमा कराया है वो सब के सब बेनामी में आएंगे। ये बेनामी लॉ है। और बेनामी लॉ में पता क्या है, क्या होगा कॉन्सिक्वेंस। नंबर 1, एसेट विल बी कन्फिस्केटेड विदाउट एनी पेमेंट। वो एसेट को ले जाएंगे, चाहे वो मूवेबल हो चाहे अटैच कर देंगे। Person will be liable to pay penalty at the rate of 25% of the fair market value of that asset. 25% penalty पड़ेगी। 3, prosecution, कठोर कारावास, minimum 1 year, maximum 7 year। 7 साल तक कठोर कारावास होगा। किसको? थोड़ी देर में बताता हूं, जानकर रोक लिया क्योंकि आप घबरा मत जाए किस किस को बोल रहा है। कठोर कारावास। तो सर बेनामी में प्रॉपर्टी तो गई, कोई बात नहीं, पूरी 100% गई, लेकिन साथ में पेनल्टी और साथ में जेल पक्की है। जेल पक्की है, कहीं है मत सोचना कि नहीं है। और पक्की भी क्या लिखा है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास 1 से 7 साल तक, अगर ये बेनामी प्रूव हो गई। मैं भी बताता हूँ। सवाल ये आया, एक और नया मुसीबत डाल दी है, एक एक्सप्लेनेशन डाली है सेक्शन 2 क्लॉज 9, जहां बेनामी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन किया है। सर सुनिए, एक सेक्शन है 2 क्लॉज 47 जिसमें लिखा है देयर इज अ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट
अंडर सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें पोजेशन दे दिया गया अगेंस्ट पेमेंट और प्रॉमिस टू मेक पेमेंट, तो ये ट्रांसफर मानी जाती है। चाहे रजिस्ट्री कराओ या ना कराओ, पावर ऑफ अटॉर्नी ले लो, आप एग्रीमेंट टू सेल ले लो और ये दो और प्रॉपर्टी को पोजेशन दे दो, रजिस्ट्री नहीं भी कराओ तो ये ट्रांसफर मानी जाती है। लीजिए, बेनामी लॉ ने बेड़ा गर्क कर दिया। क्या कहा है? Where there is a part performance of the contract under section 53A of the transfer of property act, it will be treated as बेनामी transaction. ये बेनामी मानी जाएगी जब तक कि फॉलोइंग कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। ये नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई करो तो बेनामी नहीं होगी, नहीं तो बेनामी। फर्स्ट नंबर 1, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परचेज। The contract must be in writing. 3, it must be registered. And stamp duty must have been paid on this contract. Possession is handed over and consideration is taken. सिर्फ क्या रह गया? रजिस्ट्री नहीं कराई। सर 90% केस में हम एग्रीमेंट टू सेल होता ही नहीं है। अगर होता है तो कभी रजिस्टर्ड कराया ही नहीं। ये बेनामी है, ये बेनामी है। अब जब भी प्रॉपर्टी खरीदे एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना। एग्रीमेंट कौन सा? एग्रीमेंट टू सेल जरूरी हो गया, नहीं तो बेनामी मानी जाए। एक ही डर बच गया, जो 1 नवंबर 2016 से पहले ने रखा है उस पे ये नहीं लगेगा, लेकिन जो 1 नवंबर 2016 के बाद प्रॉपर्टी खरीदी है तो प्लीज बगैर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराए और स्टैंप ड्यूटी दिए उसको मत खरीदना, नहीं तो बेनामी ट्रांजैक्शन। इवन रेरा में भी आ गया है, क्या प्रॉपर्टी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है जी, तो हम नहीं खरीद सकते। यू कांट बाई, देन यू, आप रजिस्टर नहीं करते तो खरीदेंगे कैसे? आप ओनर कैसे बनेंगे? ओनर तो वही रहेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ओनर तभी बनते हैं जब प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो। एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर करा लीजिए, आपके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो या ना हो, कुछ तो कराना पड़ेगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। देखिए, रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज है और रजिस्ट्रेशन अंडर, एक होती है रजिस्ट्रेशन अंडर वो जो रजिस्ट्रार से कराते हैं, एक होती है स्टैंप ड्यूटी पेड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो क्या है 1908, वो स्टैंप ड्यूटी पे करके अब आप लाल किला भी रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर कराने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ओनर नहीं बनेंगे उसके, लेकिन करा तो सकते हैं, कोई भी करा सकते। सो गेट इट रजिस्टर्ड, बट एग्रीमेंट रजिस्टर कराया, रजिस्ट्री नहीं होगी। नहीं कराएंगे तो ये प्रॉपर्टी बेनामी मानी जाएगी, ये बेनामी मानी, ये लॉ आ गया। इवन रेरा में भी लिखा है कि अब प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी एग्रीमेंट तो ही ठीक होगा, नहीं तो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। सो प्लीज या तो प्रॉपर्टी बेचो और रजिस्ट्री करा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर रजिस्ट्री नहीं करानी तो एग्रीमेंट टू सेल जरूर रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी? बेनामी। ये लॉ आ गया है जी, 1 नवंबर 2016 की बात। क्लियर हो गया सर? मुझे बाद में मत कहना कि मैंने ये बात नहीं बताई, ये बहुत जरूरी लॉ आ गया है। एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 2(9) ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। अब देखिए, अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, पहले तो अथॉरिटी नहीं थी। एक का नाम रखा है इनिशिएटिंग ऑफिसर। क्या नाम रखा? इनिशिएटिंग ऑफिसर। कौन होगा? डेजिग्नेटेड कर दिए गए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, हर जोन में एक है, ज्यादा जोन नहीं बनाया। पूरे इंडिया को पहले 18 जोन में मारा था, अब 2 और बढ़ा दिए, 20 जोन है। 20 डेजिग्नेट कर दिए गए असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, एक ही है इधर पूरे गुजरात में, उसका नाम है इनिशिएटिंग ऑफिसर। उसके बाद अप्रूविंग अथॉरिटी जो होगा एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पस, उसको भी डेजिग्नेट कर दिया है, वो भी 20 है।
तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटर अगर प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया तो उसको मैनेज कौन करेगा? वो एडमिनिस्ट्रेटर है जिसका डेजिग्नेशन होगा आईटीओ, और उसको रखा गया आईटीओ TDS 1 को एडमिनिस्ट्रेटर के दिया गया है। 3 के बाद एक आया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाई, कहता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनेगी बेनामी लॉ में, लेकिन अभी तक बनाई नहीं है, लिख दिया। जब तक नहीं बनेगी तब तक जो PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वही ये काम करेगी। PMLA की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी काम करेगी। उसके बाद अगर आप उसके सेटिस्फाइड नहीं है उसके ऑर्डर से, तो अगला बनाया अपीलेंट ट्रिब्यूनल। अभी बना नहीं है, लिख दिया। जो PMLA में अपीलेंट ट्रिब्यूनल है वही इसका काम करेगा। और उसके बाद बनाया स्पेशल कोर्ट। अगर प्रोसिक्यूशन करना है तो स्पेशल कोर्ट करेंगे, ये बना दिया। अब सुनिए 24(1) में क्या लिखा है। द इनिशिएटिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल इन हिज पोजीशन एंड रीजंस टू बिलीव that such and such person is a benamidar of the property, he shall issue a notice to that person to show cause within the time specified why this property be not treated as a benami property. कौन नोटिस देगा? असेसिंग ऑफिसर नहीं, कमिश्नर अपील नहीं, वो जो डेजिग्नेटेड इनिशिएटिंग ऑफिसर है उससे नोटिस आएगा, शो कॉज। लेकिन बिफोर दैट उसको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। मटेरियल इन हिज पोजीशन होगा, उससे वो रीजन रिकॉर्ड करके नोटिस देगा कि बताइए क्यों ना प्रॉपर्टी को हम टाइम स्पेसिफाइड इसको जवाब दीजिए। साथ में अगर वो देखेगा कि ये प्रॉपर्टी जो उसके पास है वो एलिनिएट ना कर दे, डिस्पोज ऑफ डिस्चार्ज ना कर दे, तो वो प्रोविजनल अटैच कर देगा। वो प्रॉपर्टी ऑर्डर पास कर देगा अप्रूविंग अथॉरिटी से, ऑर्डर लेकर 90 डेज तक उधर अटैच कर दी, इधर आपको नोटिस दे दिया। आपको 90 दिन में जवाब देकर उसको हियरिंग दे दी उसने। वो बुलाएगा आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, एविडेंस मांगेगा और डिसाइड करेगा कि बेनामी है कि नहीं। बेनामी नहीं देगा, उसको लगता है बेनामी है, तो वो अथॉरिटी नहीं है डिसाइड। He feels, he is satisfied that it appears to be a benami transaction. Appears है नहीं, appears to be। अगर वो है तो फिर वो आपको कहेगा मैं इसको भेज रहा हूँ, एक रिपोर्ट बनाकर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेज देगा और आपकी प्रॉपर्टी का परमानेंट अटैचमेंट कर देगा टिल फाइनल ऑर्डर। क्लियर हो गया? ये कौन कर रहा है? इनिशिएटिंग ऑफिसर। उसका काम नहीं है ये कहना ये बेनामी है, वो तो सिर्फ ये कह रहा है इट अपीयर्स टू बी, इट आई एम सेटिस्फाइड दैट इट इज अ बेनामी ट्रांजैक्शन, लेकिन फाइनल वो नहीं। उसने रिपोर्ट भेज दी किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद रिपोर्ट आएगी तो एक नोटिस इशू करेंगे। किसको? बेनामीदार को, बेनिफिशियरी को, या एनी इंटरेस्टेड पार्टी इंक्लूडिंग द बैंक, और फोर्थ एनी पर्सन हु सेज आई हैव ए क्लेम इन दैट प्रॉपर्टी। चारों को नोटिस जाएगा विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। 30 डेज का टाइम है और 30 डेज के अंदर उनको रिप्लाई करना पड़ेगा और एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जो भी चीज लानी है लाइए, ये प्रूव करिए कि ये बेनामी नहीं है। हम कह रहे हैं ये बेनामी है। ये डिसीजन अब कौन दे रहा है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिपोर्ट वाज गिवन टू दैट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो डिसाइड करेगा। अगर लगेगा बेनामी नहीं है तो ड्रॉप देगा केस, अगर लगेगा बेनामी है तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन का ऑर्डर पास कर देगा। किसका? कि ये कन्फिस्केट कर ली जाए। वेट, नोटिस से पहले जो शुरू का नोटिस है उससे आया था इनिशिएटिव ऑफिसर से, उससे पहले कोई प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी है और वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो
आप उस आदमी से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते जिसने खरीदी है। लेकिन एक बार नोटिस इशू हो गया, उसके बाद किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है, चाहे उसको पता हो या ना हो, वो बेनामी मानी जाएगी। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन दी है, बिफोर द इशू ऑफ ओरिजिनल नोटिस, इफ समबडी हैज परचेज्ड ए प्रॉपर्टी एंड इट वाज ए जेन्युइन ट्रांजैक्शन, तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे, उस आदमी की प्रॉपर्टी हम नहीं खींचेंगे। लेकिन आपके पास उसकी प्रोसीड्स तो आई है, हम उसकी प्रोसीड्स को ले लेंगे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी उससे, लेकिन एक बार नोटिस आने के बाद आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो हम वो प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेंगे। और दूसरा, अगर आपने प्रॉपर्टी बेनामीदार के नाम खरीदी है, आपके पास कोई राइट ही नहीं है उसको रीट्रांसफर कराना या रीअज्यूम करना अपने नाम पर। एक बार उसके नाम पे चली गई, वापस आ ही नहीं सकती आपके नाम पर। ये भी लॉ में लिख दिया, नो रीट्रांसफर, नो डिफेंस, नो सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द बेनामीदार। और फिर वो डिसाइड करेंगे कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन है कि नहीं। अगर उन्होंने कह दिया बेनामी है तो ऑर्डर पास हो जाए। आपके पास एक चांस है, अपील ट्रिब्यूनल पे जाना है तो चले जाइए, नहीं जाना तो अक्वायर करवाएंगे। क्या करेंगे? प्रॉपर्टी गई, साथ में क्या लगाएंगे? पेनल्टी कितनी? 25% ऑफ द फेयर वैल्यू। साथ में क्या करेंगे? प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर देंगे आपके विद द परमिशन ऑफ सीबीडीटी। सीबीडीटी परमिशन देगा, प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो जाएगा। जेल होगी 1 से 7 साल। किसको? नंबर 1 बेनामीदार 1 से 7 साल, नंबर 2 बेनिफिशियरी 1 से 7 साल, नंबर 3 one who abates and induces that person to go for बेनामी ट्रांजैक्शन। हमारे क्लाइंट ने तो यही कह देना है, सर मुझे कुछ नहीं पता, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा था ये, तो वो भी गया। कितने साल के लिए? 1 से 7 साल। समझ जाओ अब क्या होने वाला है। प्लीज फॉर गॉड से अपने आप को इस आइटम से दूर रखो, नहीं तो हमने बड़ा हार्ड वर्क किया है, बड़ी मेहनत करी है सीए पास करने में, और ये काम हमसे नहीं होगा। क्लाइंट्स को बोल दीजिए फंस जाओगे जिंदगी में, अगर ये लॉ लग गया तो फिर वो बचेगा नहीं। सो प्लीज डू नॉट एंटर इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन। ये मैं आपको बता दूं, बहुत सी ये जितनी पेनी स्टॉक, जितनी एंट्रियां ली है, ये सब की सब बेनामी लॉ में आएगी। अगर नहीं आएगी तो सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C और D में आती है। वहां पर टैक्स लगता है 77.25%। अगर आपने वो इनकम दिखा दी है, नहीं दिखाई तो अगर एओ ने ढूंढा तो 83.25%। अगर उसने भी नहीं ढूंढा, अगर सर्च हुआ और फिर आपने सरेंडर किया तो 107.25%, और आपने सरेंडर नहीं किया तो सिर्फ 137.25%। बेड़ा गर्क कर देगा अगर ये हुआ तो। आजकल जो सर्वे हो रहे, जो सर्च हो रहे हैं, उस पर मिनिमम टैक्स 77.25% लगता है। कोई डिडक्शन नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं, कोई लॉस वहां से सेटअप नहीं। सो लॉ बड़ा ड्रैकोनियन है, या तो उधर फंस जाएंगे इनकम टैक्स में। और लॉ में ये भी लिखा है, बेनामी लॉ अलग लॉ है, अगर और लॉ में कोई एक्शन है तो वहां भी ले सकते हैं। मर गया वो तो बेचारा, उधर से वो दे और इधर से बेनामी लॉ लग जाए। और यह भी लिखा है, बेनामी लॉ विल ओवरराइड अदर लॉ ऑल्सो। अगर अदर लॉ में कोई एग्जेम्पशन है, बेनामी लॉ में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो सर बहुत सख्त लॉ है, ड्रैकोनियन लॉ है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कोई गलत काम ना हो जाए, नहीं तो ये छोड़ने वाले नहीं हैं। और मोदी जी ने लॉ बड़ा सोच समझ के डिमोनेटाइजेशन के लिए बनाया है। वो तो बाकी चीजें तो लगेंगी, लेकिन ये BCD तो सीधा सीधा डिमोनेटाइजेशन से कवर कर रहा है। ए तो पहले भी था, लेकिन ये ध्यान से रखना कि अपने आप को बचा के चलना। टैक्स दे दो जान छूटे, लेकिन बेनामी लॉ में मत लाए वो। अगर एक बार आ गया तो फिर बचेगा नहीं। चलिए मैं इतना ही बताना था। अब आपकी कोई क्वेरी हो तो जो मर्जी पूछिए, चाहे टैक्स में हो चाहे बेनामी में। सर अब ये क्रिप्टो करेंसी आप पूछ रहे हैं,
ये क्या है ये तो मुझे बता दो, मुझे तो समझ में नहीं आई है। ये तो वही वाली बात है कि एक आदमी गया गांव में जाकर, उसने कहा मुझे 500 बंदर चाहिए, मंकी चाहिए, 500 रुपए दूंगा। उन्हें 500 रुपए के मंकी ले लिए। फिर दोबारा गया, मुझे और मंकी चाहिए, 1000 रुपए दूंगा। 500 चले गए थे, बाकी 300 बचे थे, वो 300 आ गए। फिर गया, मुझे मंकी चाहिए, अब 2500 रुपए दूंगा। पता नहीं कहां से लोग आ गए। फिर गया, अब मुझे और चाहिए, 5000 रुपए दूंगा। कहां फंस रहे हो सर? अभी थोड़े दिनों में ये वैसे ही इलीगल माने जाने वाला है। अपने आप को बचा के चलिए। ये बिटकॉइन नहीं है, ये उड़ा देगा आदमी को जो पैसे खर्च कर देगा। सब लालच की बात है। वो कहता ना मुझे पैसे तेरा दुगना कर दूंगा, वो तेरा चौगना कर दूंगा। आज तक कभी पैसा दुगना हुआ है या चौगना हुआ है? कभी हो ही नहीं सकता सर। और ये बेवकूफ बना रहे हैं, और आप बेवकूफ ना बने तो अच्छा है। बाकी कुछ दिनों के बाद आपको पता लग जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में डेरिवेटिव में कोई अंडरलाइंग एसेट तो है, यहाँ तो कोई अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है ही नहीं। हवा में बात हो रही है, पता नहीं कौन है, कौन बिटकॉइन कर रहा है, किसी को पता है उसका ऑफिस का है? या एक्सचेंज बन गई, एक्सचेंज कहता है लाओ मैं खरीद लेता हूँ, और वो तब खरीदता है आपसे जब कोई बायर मिलता है, नहीं तो खरीदता ही नहीं। पता थोड़ी देर रुक जाओ, बायर आता है वो बेवकूफ बनाता है, बीच में अपना ले लेता है। एक और आता है वो बेवकूफ बनाता है, वो बीच में निकल जाता है। क्या यार, ये क्या हम लोग सोच रहे हैं? दूसरों की बातों में मत आना। पैसा कमाना इतना आसान नहीं, ये तो बेवकूफ वाली बात है। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ये कहीं ना कहीं जाकर पूरा दोबारा फूटेगा, और जो बीच में आए उनका बेड़ा गर्क वो नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज डोंट गो फॉर दिस बिटकॉइन और वॉट एवर यू आर थिंकिंग ऑन दोस लाइन्स। आई डोंट बिलीव इन दैट। चलिए सर, और कोई सवाल है जी? किसका? ये बिटकॉइन क्या? बिटकॉइन क्या है सर? पहले बताइए क्या है। अगर आप इनकम तो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। कच्चे का खरीद, वाह, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सर कच्चे का काम जो करेगा कच्चे का ही है। कितना टैक्स लगेगा? अगर सर्च हुआ तो 107% आप डिक्लेयर करेंगे, अगर पकड़े गए और डिक्लेयर नहीं किया तो 137.25%। ये तो वही रूल है, वो तो रूल है। अगर इनकम दिखाएंगे तो 77.25%, अगर आपने नहीं दिखाई और उसने निकाल ली तो 83.25%। वो तो बातें में करना ही नहीं चाहता। क्यों इस कामों में पड़ रहे हैं सर? सर अच्छी जिंदगी जिए और अच्छे काम करें। कुछ नहीं मिलता गलत काम से। ये शॉर्ट टर्म गेन बहुत लॉन्ग टर्म का इफेक्ट करते हैं, और दिक्कत हो जाएगी। हमने बड़ी मेहनत करी है सीए करने में, इससे ज्यादा कोई ऐसा कोर्स डिफिकल्ट नहीं है जो सीए करके यहाँ बैठा हुआ है। और कोई तुक्के से पास नहीं होता है, वहाँ मेहनत करके बगैर पास नहीं होता है। अपनी इज्जत को बचाइए, नहीं तो क्या फायदा होगा, सारी इज्जत नीचे आ जाएगी। मैं तो ये कहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द सर, I have two things to tell. First thing that you are being only a chartered accountant, part of that task force for redrafting of income tax act. On behalf of more than 2,70,000 plus chartered accountants, I would like to say that do take care of us. Sir, I am first a chartered accountant than anybody else. मैं कौन हूँ? चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मुझे पहले अपनी फैकल्टी का देखना, अपनी फैटर्निटी का देखना है, ना कि किसी और का देखना है। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब गलत काम हम नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे और अच्छे काम करके अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर ये लीडर रहा तो फिर तो आपको अच्छे काम करने ही पड़ेंगे। अगर नहीं रहा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तो आपके हाथ में है। लेकिन जितना भी आप उसको क्रिटिसाइज कर लीजिए, वोट आपने उसी को दे दीजिए।
Sir, my question is now academic question. Ah. Sir, please tell me about the position of property acquired in the name of spouse or child नो प्रॉब्लम। before और first 64 सेक्शन लगेगा, क्लबिंग तो लगेगा, clubbing लगे। हाँ, क्लबिंग का clubbing is there, सेक्शन clubbing है। is there. क्लबिंग 64 में जो लगता है कि वाइफ की क्लबिंग हो जाएगी या माइनर चाइल्ड की क्लबिंग होगी, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। For the moment लेकिन अगर only, 2016 से पहले आपने अपनी स्पाउस के नाम खरीदा है, वाइफ के नाम खरीदा तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अनमैरिड डॉटर के नाम खरीदा है तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। चाइल्ड वर्ड अब आया है, पहले नहीं था। आप कह सकते हैं पहले मैंने गिफ्ट करा है, गिफ्ट तो अलाउड था सर, बच्चे को गिफ्ट देना तो कोई मना ही नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन आगे से थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। चलिए सर, जहां कोई भी प्रॉपर्टी लेने वाला और बेचने वाला और खरीदने वाला, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, वो अपने ओनरशिप राइट्स पे, जैसे 68 में नॉर्मली क्या होता है सर, टेक्निकलिटी की वजह से आपकी वो एडिशंस की जाती है, माना जाता है कि आपने ये पैसा दिया या आपका भूल गया। बट बेनामीदार में तो ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। बेनामीदार में सर तो जब तक दो चीजें जरूरी है बेनामीदार में, कंसिडरेशन आपने दिया और बेनिफिशियरी भी आपने, दोनों चीजें जरूरी है, कंसिडरेशन एंड बेनिफिशियरी। अगर आपने कंसिडरेशन दिया, जैसे गिफ्ट है, बेनिफिशियरी आप थोड़ी रहते, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। अगर आपके अकाउंट्स में 68 तभी लगता है जब आपके अकाउंट बुक्स है, नहीं तो 68 लगता है। आपके अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट है, गिफ्ट है, लोन है, एंट्री है, तो वो क्या कहते हैं, पहले कहते थे कि आप ही का पैसा है, आप घुमाकर यहां लाए, इसलिए अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, और अनडिस्क्लोज्ड इनकम में आपको टैक्स देना है। अंडर 68 क्या कहता है, इफ एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एसएससी मेंटेन्ड बाय हिम and he does not offer an explanation or offers an explanation which in the opinion of the AO is not satisfactory, then such amount so credited shall be deemed to be income of the previous year in which it is found credited. यही 68 सेक्शन है। तो आपके अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट है, भगवान करे उसको यही मान लो कि मेरी इनकम है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम को अगर इनकम मान ले तो बेनामी में नहीं जाएंगे। अगर आप कह दिया पहले उसके नाम ली और उसने यहां पर मेरे को ही बेनिफिट दिया तो प्रॉब्लम आ सकती है, और ये आप स्टैब्लिश करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। क्रिमिनल लॉ तभी लगता है जब दूसरा आदमी स्टैब्लिश करता है इसने क्राइम किया है, नहीं तो नहीं लगता है। डराएंगे जरूर, अनंत का काम है, नहीं डराएंगे तो कैसे होगा। So sorry to say, but there is a flight which will वो मुझे तो साफ abnormally सॉरी सूरत से एयरपोर्ट से फ्लाइट टाइम पे जाती है, वो हमारी बदकिस्मती है। तो एक फाइनल क्वेश्चन, आप कब से इंतजार कर रहे थे सर? एक तो बोलिए शॉर्ट में। कोई बात नहीं ना, इसमें रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, जब तक पोजेशन ना दिया जाए तब तक रजिस्टर होता ही क्या जरूरत है। सर बात सुनिए, पोजेशन होगा तो ओनर बनेगा ना, तो अभी तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। अगर उसने पोजेशन दे दिया और रजिस्ट्री नहीं कराई, उस केस में एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना जरूरी है। क्लियर? जोरदार तालियां हमारे आज के